वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अब तक पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मियाँ नवाज शरीफ साहब बिलाखिर साहबजादी समेत वापस आ चुके हैं, ज़हूर पजीर हो चुके हैं। उनका तैयारा लैंड कर चुका है, जिसके बाद था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया का अगला मिसरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सुबह से ये एपिसोड जो है वो चल रही थी। मियाँ साहब अब आएंगे, मियाँ साहब इतने बजे उतरेंगे, मियाँ साहब अपनी साहबजादी के साथ यहाँ आएंगे। तैयारा बिलाखिर उनको लेकर अडियाला की तरफ और साहबजादी को बताया जा रहा है कि सहाला की तरफ, रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो चुका है। मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी। कोई बता रहा था कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, बल्कि ख़ुद उन्होंने भी यही कहा कि वो तकरीबन सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, जिस तरह उसने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, अल्लाह गरीक़ रहमत करे परवरदिगार उनको, उसी तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह मियाँ साहब भी जो हैं वो इस्लामाबाद को फ़तह करने के लिए, लाहौर को फ़तह करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनके आते ही फिर मुल्क में इनकलाब आ जाएगा और फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ होता है, यानी इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन मियाँ साहब के आने से कुछ बहुत सारे सवालात ने भी जन्म लिया है। मियाँ साहब के आने से पहले कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया की तरफ से कुछ चैनल्स पर वायरल की गई, जिनमें मियाँ साहब अपनी फैमिली को अलविदा कहते, अपने अइज़ा से गले लगते, उनसे दुआएं लेते, उनको दुआएं देते दिखाई दे रहे थे। इन्हीं में से एक तस्वीर थी जिसमें मियाँ साहब इसहाक डॉलर, मेरा माफ़ कीजिए, इसहाक डार साहब से गले मिलते दिखाई दिए। अब पता नहीं कान में उन्होंने उनके ये कहा कि नहीं कहा कि भाई तुम भी वापस चले चलो, कमर के दर्द का बहाना तो अब बहुत हो चुका। चीफ़ जस्टिस साहब को भी यहाँ बड़ी परेशानी है कि जब उनको याद किया जाता है इसहाक डार साहब को, तो कोई नई मेडिकल रिपोर्ट पेश करके और जो है वो जान छुड़ा ली जाती है। चीफ़ जस्टिस साहब से ज़्यादा इंतज़ार मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कारोबारी ताजिर बरादरी को इसहाक डार साहब की है। अब वो पता नहीं कब दर्शन देते हैं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल मियाँ साहब यहाँ आ चुके हैं। मियाँ साहब के आने से पहले एक बाकायदा कैंपेन चल रही है। आपको अगर नून लीग का नुक्ता नज़र जानना है, ये देखिए इसहाक डार साहब की कम से कम पुश्त तो आपको दिखाई दी जाएगी। पुश्त दिखा करके गए में और अभी तक पुश्त के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। बाकायदा मीडिया जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बटा हुआ नज़र आ रहा है। आपको नून लीग के हवाले से, नून लीग का वर्जन अगर जानना है तो आपको फ़लाँ न्यूज़ चैनल देखना है। आपको नून लीग का नुक्ता नज़र जानना है तो आपको फ़लाँ एंकर का जो है वो प्रोग्राम या उसका व्यू पॉइंट जो है वो सुनना ज़रूर चाहिए। आपको एंटी मियाँ नवाज शरीफ कोई व्यू पॉइंट जानना है तो उसके लिए आपको फ़लाँ चैनल का बटन दबाना है, जिस पे आपको यकीनन मायूस नहीं किया जाएगा। और अगर आपको प्रो पीटीआई खबरें सुननी है तो, और इसके अलावा एक और चीज़, इलेक्शन से पहले ही जो भरपूर किस्म की मीडिया मैनेजमेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तीनों बड़ी सियासी जमातों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अपने आप को किसी सूरत भी करप्शन से सना हुआ साबित करने नहीं देना चाहते, वहाँ से चलने से लेकर यहाँ पहुँचने तक ये मीडिया मैनेजमेंट जो है वो हमें हर जगह नज़र आती रही है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। मीडिया ने, एक सेक्शन ऑफ द मीडिया ने इसका कुछ तज़किरा मेरे ख्याल यहाँ करना गलत ना होगा, कुछ इक़्तिबासात हैं, अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं पेश करना चाहूँगा। सियासी डायरी, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बदल दी। इसकी ज़रा टोन आप सुनिए। मैं लिखने वाला कौन है, ये किस अखबार में शाया हुआ, मैं ये नहीं बताऊँगा। पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले वो सब जानते हैं, लेकिन इसकी ज़रा टोन मुलाहिज़ा कीजिए कि इस आलम में भी कि जब मियाँ साहब पर बहुत सारे चार्जेस किसी हद तक कम व बेश दुरुस्त साबित हुए हैं, किसी हद तक कहीं कुछ एम्बिगुइटी है, उसके बावजूद खुश फहमियों की जिस जन्नत में ये मौसूफ तैर रहे हैं लिखने वाले, आपको ज़रा मैं उसकी सैर करा दूँ। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को बदल कर रख दिया और उनके मुखालिफ हिल कर रह गए। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ का ये जुर्रतमंदाना फ़ैसला सरासर सियासी अहमियत का हामिल है, ताहम इसके लिए जिन उसूलों की पासदारी और जिस नज़्बुलैन की सरबुलंदी को मुतमईन नज़र बनाया गया है, वो इसे इन बातों से मावरा बना देता है। इंतज़ामिया ने नवाज शरीफ के खैर मकदम के तासुर को कम करने के लिए हर इस्तबदादी हथकंडा इस्तेमाल कर डाला है और यूँ मालूम होता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दुश्मन की सिपाह मैदान में उतर आई है। मैं कलमा पढ़ करके ये कहने के लिए तैयार हूँ, नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा की मीडिया मैनेजमेंट टीम के 3 अफराद, ये 3 लाइनें 4 लाइनें जो मैंने पढ़ी हैं, अगर इसको इसी तरह से डिस्क्राइब कर दें जो कुछ मैंने पढ़ा है, मैं ये फील्ड छोड़ के बाहर निकल जाऊंगा।
ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्रिएटिव राइटिंग की इंतहा। मैं खुद एक राइटर हूं, मुझे पता है ये क्रिएटिविटी की इंतहा है। लेकिन खुशगुमानियों की जिस जन्नत में और जो इल्ज़ामात मियां साहब पर हैं, मैं ये नहीं कहता वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसका फैसला वक्त ने किया है या शायद करेगा, अदालत ने किया है या शायद करेगी, नैब ने किया है या करेगी। 2-3 खबरें और हैं। नवाज मरियम की दबंग एंट्री ने ताकतवर हलकों में खलबली मचा दी। नून लीग इसे रिवाइवल ऑफ लाइन। अपोजिशन कुव्वतें नवाज शरीफ की सियासी खुदकुशी करार दे रही हैं। नवाज मरियम की दबंग एंट्री। अब इसमें नवाज शरीफ और मरियम साहिबा का कोई रोल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें इस ड्रामे के रचाने वालों का कंट्रीब्यूशन अगर ना होता तो मियां साहब को आज इस किस्म का इस्तकबाल नसीब ना हुआ होता। नून लीग के लोग इतने इकट्ठे ना हुए होते, क्योंकि ये वही लोग हैं जो चादर ओढ़ के सो रहे थे उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ को जेल की सलाखों में ढकेला गया था, लाडी जेल में। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कराची की सड़कों पर, इस्लामाबाद की, लाहौर की सड़कों पर मियां साहब की गिरफ्तारी और उनकी हुकूमत की तनज़्ज़ुली की मिठाइयाँ बांटी थी। दैट इज़ फॉर श्योर। यह है मीडिया मैनेजमेंट का कमाल। अब आप सुनिए, कारकुनों की गिरफ्तारियां, हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी से परेशान। कायद भागने के बजाय हालात का मुकाबला करने को तरजीह देंगे। इंतखाबी मुहिम में जान डाल दी। और ये जिसने लिखा है वो इतना बड़ा नाम है कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उसने इतने अरसा सहाफ़त के मैदान में गुजारा है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जितने 4 चांद आपने अपनी परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस में नहीं लगाए होते, उतना मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैफान खान साहब। बड़ी देर से इनका सब्र आजमा रहा हूँ। सैफान, जितनी सारी बातें मैंने अपने तौर पर एग्जैजरेशन की इंतहा तक जाकर के मैंने बताई ये सारी चीज़ें, आपके ख्याल में वाकई पाकिस्तान मियां साहब ने अपनी परफॉर्मेंस से, नून लीग ने इतना ही मतलब 4 चांद लगा दिए थे या 14 चांद लगा दिए थे जो मुझ कम अक्ल को नज़र नहीं आ रहे थे, या वाकई ये मीडिया मैनेजमेंट का कमाल था कि जो मियां साहब की परफॉर्मेंस को या मियां साहब की वतन वापसी को या उनकी सलाहुद्दीन अय्यूबी तर्ज की रिटर्न को इतना ज़बरदस्त या इतना सर्द इस्तकबाल नसीब हुआ? सही बात है। और ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सर्द इस्तकबाल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से अरेस्ट हुआ है उसको एक सॉफ्ट अरेस्ट कहा जा रहा है। वो जो रेजिस्टेंस होगी, रिबेलियस एटीट्यूड होगा, अभी तक तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो रैलियां थी शहबाज शरीफ साहब की और सलमान शहबाज की और इसके अलावा दीगर जो नाम थे, शाहिद हकान अब्बासी और बड़े बड़े रहनुमा, वो रैलीज किधर पहुंची। और ये बात कल भी और आज भी जब हम आप भी कह रहे थे कि ये नून लीग के वोटर्स हैं, इनसे ये तवक्को रखना कि ये आके इस पर जो है वो एक जंग करेंगे या फिर ये आके कोई रिबेलियस और इस तरह से आके जमहूरियत की जंग और लड़ेंगे, ये तवक्को जो इस वक्त नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी अहम तरीन बात, कारकर्दगी तो अपनी जगह है, वो तो चले लोड शेडिंग और दीगर मसाइल जो ये जिक्र भी करते हैं। ये मामला था एवनफील्ड फ्लैट्स का, ये मामला था उन जायदादों का जो आपने 5 बड़े आजम में बनाई। अब ये जायदादें आप प्रूफ नहीं कर सके कि आपकी इनकम से डिसप्रोपोर्शनेट है या आपने एसेट बियॉन्ड मींस करे, वो करप्ट प्रैक्टिस से करी नहीं करी, 9A5 के तहत आप मुजरिम साबित हुए या 9A4 के तहत आप मुजरिम साबित हुए। अब मसला ये है जी कि आपने ना हुस्न कारकर्दगी दिखाई अपनी हुकूमत में, ना खुद एहतसाबी का कोई अमल आपकी हुकूमत में नजर आया पिछले 5 साल में। पार्लियामेंट 6 माह तक कौमी असेंबली में नहीं आए, काबीना का इजलास होता नहीं था, और सेनेट के अंदर तो साल में एक दफा, वो भी सेनेटर्स रो रो के पुकारते थे कि आप आ जाएं और तशरीफ लिया सेनेट में, तो सेनेट में पेश नहीं होते थे। तो सेनेटर्स की तो सुनवाई शायद सेनेट के इजलास के बाद हो ही जाती होगी, लेकिन यहाँ हमें पीसीआर में कुछ लोगों की सुनवाई जरूर करनी है, कम से कम प्रोड्यूसर की इतना मार्जिन तो उसे देना है। यहाँ एक सदा है मेरे ख्याल है कि वक्फे की, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, कुछ मजीद पहलू हैं जिनका हल बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर सिलसिला जारी है स्पेशल ट्रांसमिशन का। नवाज शरीफ साहब को लाने वाला तैयारा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतर चुका है। नवाज शरीफ साहब के लिए नैब टीम जो है एहतसाब अदालत से रवाना हो चुकी है, मजिस्ट्रेट भी मुकर्रर हो चुका है और बताया गया कि नवाज शरीफ साहब आज रात कैद में, जेल में गुजारेंगे। बज़ाहिर तो यहाँ सिंपैथी का वोट क्रिएट हो ही जाना चाहिए था, लेकिन वो एक खबर जो मेरे सामने है वो पता नहीं क्यों मेरे दिल में हमदर्दी के किसी किस्म के जज्बात को मुअज़्ज़न होने नहीं दे रही। ये खबर बताती है प्रिजनर रूल्स में तरमीम, बड़े लोगों को जेल में एग्जीक्यूटिव क्लास मिलेगी। पंजाब हुकूमत जाने से 1 माह कबल तरमीम कर दी गई। आम अफराद के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास ख़त्म।
कैदी अब मर्जी का लिबास पहन सकता है, मेज़, कुर्सी, टीवी, अखबारात और दीगर अशिया से इस्तेफादा कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, जिस किस्म की जेल अब मुयस्सर आने वाली है इन्वर्टेड कॉमास में बड़े लोगों को, तो आपके ख्याल में तो अब हर छोटा आदमी, हर आम आदमी जेल का तमन्ना ही होगा। तो फिर नवाज शरीफ साहब की इस कैद को लेकर ये ग्लोरीफाई करने का और ये स्पेशल ट्रांसमिशंस करने का या मुझे बातचीत करने का इतना मौका देने का क्या मतलब है सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड। सैफान की तरफ जाता हूँ सर, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा। सैफान, ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में वाकई ये जो एग्जीक्यूटिव क्लास जेल है, इसमें वाकई कोई डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए, उनके वोटर सपोर्टर्स के लिए, ताकि फिर मैं कुंवर साहब के पास जाऊं? नहीं, ये तासुर तो है यकीनी तौर पर और हकीकत भी है। अभी राव अनवार का आप देख लें, अपने घर के अंदर उनका सब जेल डिक्लेयर हुआ हुआ है। इस पर काफ़ी अदालत में समातें हुई, कार्रवाइयाँ हुई। और ये जरदारी साहब के हवाले से भी जब वो जेल में थे तो कहा जाता था कि उनको तमाम फैसिलिटीज़ थी। शाहरुख जतोई जब जेल में थे इससे पहले, यानी उस सज़ा ख़त्म होने से पहले, तो उनके बाकायदा वीडियो फुटेजेस आए कि वो जेल के अंदर टीवी, फ्रिज और बाकायदा नौकर की फैसिलिटी उनको हासिल थी। तो ये जो उम्रा है, जो अशराफिया तबका हमारा है इस वक्त, उनको जेल में जो सहूलियात मैसर होती हैं, तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जेल में ज़्यादा खुश महसूस होते हैं। और हमने यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली ये देखा है कि जिना अस्पताल के अंदर एक बेड जो कि वीआईपी रूम का बेड होता है वो भी तैयार होता है, और उसमें तो तमाम फिर जो वीआईपी रूम में सूट जो फैसिलिटीज होती हैं वो तमाम उनको मुयस्सर होती हैं। शर्जील मेमन साहब उससे मुयस्सर होते रहे। जनाब डॉक्टर आसिम साहब जो है काफी मुस्तफीद उन फैसिलिटीज से हुए हैं। तो यहाँ पर तो आपको ये भी है जी कि आप जेल में भी अगर खुश नहीं तो आप अस्पताल के किसी अच्छे से कमरे में जाकर अपनी जो है इस पर गुजर बसर। कुंवर दिलशाद साहब के पास जाऊंगा। कुंवर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। ये जिस किस्म की पुरतायुश जेल बड़े लोगों के लिए अब कर दी गई है, ये सहूलियात जो मुयस्सर कर दी गई हैं कि अब एक आम आदमी, एक खास आदमी अपनी मर्जी का लिबास पहन सकता है, अपनी मर्जी के खाने खा सकता है, टीवी देख सकता है, अखबार पढ़ सकता है। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की इस जेल को लेकर क्यों इतना ज्यादा हंगामा बरपा है, और ये जेल उनका क्या बिगाड़ पाएगी आपके ख्याल में? इस जेल में जाने के बाद वो जो बात कर रहे थे कि मैं कुर्बानी देने आ रहा हूं पाकिस्तानी अवाम के लिए, इस किस्म की कुर्बानी देने का तमन्नाई तो फिर हम हर आम आदमी होगा। अब असल बात ये जो मिसालें जा रही है शर्जील मेमन की या डॉक्टर आसिम की, उसकी सिंध गवर्नमेंट की अपनी थी, तो तमाम सहूलतें उन्होंने प्रोवाइड कर दी, फराहम कर दी, वो ठीक है। अब यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ एक निगरान हुकूमत है और यहाँ अडियाला जेल है बाकायदा। यहाँ बाकायदा जो जेल के जो मैनुअल तरीके हैं उसके मुताबिक इनके साथ सलूक किया जाएगा। लेकिन अफसोस बात ये, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो भी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जेल का जो तरीकाकार उसमें एक क्लास उन्हें मिल जाएगी। एक क्लास में होती है कि 2 उनको मशक्कती कहते हैं या सर्वेंट कहते हैं, उनको मिल जाएगा और एक कमरा मिल जाएगा। तो ये उससे तरीका तकरीबन एक उनको सहूलत एक क्लास की मिल जाएगी। लेकिन जहाँ आदमी इतना बड़ी ज्यादा महलों जातीब्रा में रहता हो, लंदन के फ्लैट में रहता हो, उसके लिए एक कमरा, 2 मशक्कती वगैरह, उसके लिए पूरी वजह है, बहुत उसको ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचेगा। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना इस तरीके से रहना जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल तरीका होगा, क्योंकि वो सियासी कारकुन नहीं है। वो हमेशा से एक बहुत बड़े अपने मरात याफ्ता सियासतदान रहे हैं। इस तरह मरियम जो है वो जाएगी शहदा रेस्ट हाउस में, तो वहां भी खैर एक कमरा मिलेगा आसानी से, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा ये सेटबैक पहुंचा है और ये पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देगा। ये जो होते हैं ना मरात वगैरह, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये चंद बातें होती है। लेकिन जो तन्हाई है, नवाज शरीफ को पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, तो उसके तन्हाई के अंदर वो नफ्सियाती मरीज पहले ही बना हुआ है और अब भी वो नफ्सियाती मरीज बन जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ये है हमारी नैब ने भी। केयर टेकर गवर्नमेंट का तो खैर इसमें जाता नहीं क्रेडिट, लेकिन असली बात जो कि नैब ने की है और तुम्हारी तो हसास इदारे हैं। सर, ये जिसे आप अचीवमेंट कह रहे हैं, माजरत के साथ कता कलामी हो रही है, ये मुझे बताइएगा, जिसे आप अचीवमेंट कह रहे हैं, ये तो बाज लोगों के नजदीक, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो हिमाकत नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से अब तक नवाज शरीफ साहब को टार्जन के रूप में पेश करने के अलावा और क्या किया है? मतलब अगर उनके ऊपर करप्शन चार्जेस साबित हो भी चुके हैं या इस तरह की जेल उनका मुकद्दर थी भी, तो उन्हें इतना ग्लोरीफाई करके यहाँ मीडिया कवरेज भरपूर लेकर के आने की, वहां से एंकर्स का एक पूरा जो वो तवलशियों का एक टोला वहां से चला है और यहां तक पहुंचा है, और नवाज शरीफ साहब ने अब ये खाया और नवाज शरीफ साहब ने अब ये फरमाया। आपके ख्याल में एक सजा याफ्ता आदमी जो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, अगर उसकी मिनट की खबरें इस तरह से नशर करके लोगों के दिलों में सिंपथीज उजागर ही करनी थी, तो फिर ये इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत थी?
को पूरा बैन कर दिया था, पीटीवी ने नहीं दिखाया था। तो यहाँ भी एक कैमरा को बकायदा एक हुक्म जारी होना चाहिए था नैब की तरफ से कि आपने एक मुजरिम को आपने इसको कवरेज नहीं देनी। तो ये बात दुरुस्त है कि यहाँ नैब से कोताही हुई है और फेडरल गवर्नमेंट से भी कोताही हुई है। ये फेडरल गवर्नमेंट के जो थे वजीर इत्तलात, उनका भी फर्ज बनता था और वजीर दाखिला का ही बनता था। लेकिन चूंकि हमारी जब जो बनी है कि टेकर गवर्नमेंट, ये बहुत कमजोर गवर्नमेंट है, ये अपने मसलक के साथ शिकार है, ये इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, इनके अंदर करंट नहीं है, उन्होंने अपने एक हालात की खामोशी इख्तियार की। आपका बात दुरुस्त है, इस पर तमाम प्रोग्राम बंद होने चाहिए। जैसे पीटीवी बंद हो गया, अगर वजीर इत्तलात ने तो अपने पीटीवी में कंट्रोल में था, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन यहाँ उन्होंने इस मामले में हमारी जो वजारत दाखिला है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये फर्ज बनता था कि तमाम इसके मामला को देखते और उसको बैन कर देते। लेकिन बदकिस्मती से वो बैन नहीं हुआ। जिस अंदाज से इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, नैब ने उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब देखें आपके मसलों में 125 आदमियों की जान बैक हो गए, किसी मीडिया ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, चंद हमें दिखाया, इसके बाद फरामोश हो। सर, इस पे डिटेल में तवज्जो दे चुके हैं हम अपनी 7 बजे से 8 बजे तक की ट्रांसमिशन में। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमारे नुमाइंदा खुसूसी यासीन हाशमी साहब। यासीन हाशमी, अच्छा ये मुझे बताइएगा सैफान, मैं आप ही की तरफ आ जाऊँ। यासीन हाशमी साहब मेरे ख्याल आर्जी तौर पर दागे मफारकत दे गए। ये जिन सऊबतों का जिक्र किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब को एक तरफ जेल में जो है वो रात गुजारनी पड़ रही है और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरदारी साहब को इलेक्शन तक शामिल तफ्तीश ना करने का हुक्म, सोने पे सुहागा नाम ECL से भी खारिज कर दिया गया। मुझे गलतफहमी हो रही है या लोगों के जहनों में वाकई ये शुकूक व शुबात, ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि ये एहतिसाब में भी डिस्क्रिमिनेशन बरती जा रही है? नहीं, ये सवालात तो हैं और ये आज से नहीं, जब से 2015 में नैब की एक्टिविटी सिंध में शुरू हुई थी तो पंजाब में कहा जाता था कि पंजाब में उस तरह एक्शन नहीं हो रहा जिस तरह यहाँ हो रहा है। यहाँ ECL में नाम डाले जा रहे हैं, वहाँ नहीं डाले जा रहे, और अब ये सवाल इस हवाले से उठ रहा है। लेकिन जरदारी साहब के बारे में हम ये जानते हैं कि वो मामला कन्विक्शन अभी नहीं हुई है, वो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, वो FIA की रिपोर्ट है। नो डाउट 2015 की रिपोर्ट है। 2015 में जो FMU स्टेट बैंक का या FIA ने पहले इन्वेस्टिगेशन करी, फिर 2018 की कलामी माफ कीजिएगा, यासीन हाशमी साहब से हमारा राब्ता कायम हो गया। यासीन, आप मुझे सुन सकते हैं? ये तो अफवाह थी, यासीन हाशमी साहब हमारे साथ नहीं है। जी सैफान, आप कंटिन्यू कीजिए। तो वो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी यकीनी तौर पे, तो अब मामलात आगे बढ़ेंगे, तवक्को है जी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये आरफीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो नवाज शरीफ साहब को सजा होना, जेल जाना, वो यकीनी तौर पे शाहाना तर्ज जिंदगी, जेल में जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। लेकिन वो जो सेटबैक है, वो जिसका हम जिक्र कर रहे थे सुबह से कि जी आप जब जाएंगे तो लाखों अफराद जो है, जिस पूरे काफिले की सरबराही आपके भाई कर रहे होंगे, वो एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे और आपकी गिरफ्तारी पर ऐसा जोश और जज्बा वलवला कारकुन दिखाएंगे कि आपकी गिरफ्तारी एक ट्रेंड सेट कर देगी दुनिया में। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आई थी, भुट्टो साहब की फांसी के बाद लाहौर, तो उस इस्तकबाल से जिसमें लाखों लोग थे, तो इस तरह से लाखों लोग दादा दरबार से लेके एयरपोर्ट तक जमा होंगे और सरी सर होंगे और ये होगा और वो होगा। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में बैठकर जहां पर भी होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि वो लोग किधर गए, मेरे भाई की रैली किधर पहुंची। वो उन्होंने मेरे ख्याल से जो जहाज ऊपर से जा रहा होगा उधर से दो नफिल वाजिब हो गए। यासीन हाशमी फाइनली हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप जरा कुछ सुनाइए, क्या है वहां पे माहौल, क्या देख रहे हैं आसपास? नवाज शरीफ साहब तो गए जहां उनको जाना था, जिसके लिए बड़ी कोशिश उन्होंने भी की, जिसके लिए उन्हें नैब का मशकूर होना चाहिए, निगरान वजीर आजम का और उनकी काबीना का मशकूर होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं? रेंजर को बैकअप में रखा गया था और एयरपोर्ट को चारों तरफ से कार्डन ऑफ किया गया था और सिक्योरिटी को गैर मामूली बना दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, उनका त्यारा लैंड कर गया और इसके साथ उनकी बेटी मरियम नवाज भी यहाँ पे मौजूद थी। हेली के ज़रिए उनको ले जाया गया है। एप्रन तक जो है नैब की टीम मौजूद थी। तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो है वो नवाज शरीफ और उनकी बेटी को हेली के ज़रिए जो है वो ले जाया गया है। मरियम नवाज को जो है वो सिहाला रेस्ट हाउस में रखा जाएगा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी राइट, आपने बड़े इख्तिसार के साथ कूजे में समंदर को बंद कर दिया और यहाँ प्रोड्यूसर की दिली मुराद भी बढ़ाई। यहाँ हम जा रहे हैं मुख्तसर पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बची कुची गुफ्तगू का अहाता करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन बदस्तूर जारी है। नवाज शरीफ साहब का इशू गालिब आ चुका है। बलूचिस्तान में होने वाले, मस्तूंग में होने वाले मैसेकर पर 128 बताया जा रहा है कीमती इंसानी जानों का ज़िया अब तक हो चुका है और तकरीबन 120 प्लस 127 की तादाद है। लोग जो है वो इस वक्त मौत और ज़िंदगी की कशमकश में तो नहीं, ताहम ज़ख्मी ज़रूर हैं। ये हादसा न सिर्फ हमारी हुक्मरानी की, हमारी गवर्नेंस की का पोल खोल देने के लिए काफ़ी है, बल्कि वो जिस अमन का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, जिस आर्जी अमन का रादर ढिंढोरा पीटा जा रहा था बलूचिस्तान में, मेरा ख्याल है कि उसके चेहरे से भी नकाब मुकम्मल तौर पर उतर चुका है। जिन लोगों के कलकमे की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही थी, न जाने अब वो कहाँ से एक बार फिर लौट कर आ चुके हैं, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तानी कौम एक इंतखाब की तरफ बढ़ रही है। अब ये इंतखाब होता है नहीं होता, इसका फ़ैसला तो आने वाले वक्त में करना है, लेकिन इस वक्त जो अनसर्टिनिटी है, जो एक स्कैरी फ़िज़ा कायम हो चुकी है, उसमें इंतखाबात का इनेकाद किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है, इसी तरह के मौज़ूआत का अहाता करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त हम किसी दिफाई तज्ज़ियाकार से अपनी गुफ्तगू कर सकें ताकि उनसे मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करें। अमजद शुएब साहब फाइनली हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो अमजद साहब आरफीन बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आरफीन, क्या रखा जी? अल्लाह का शुक्र है, एहसान मालिक का। अमजद साहब की आवाज़ ज़रा बढ़ाई, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरे अमजद साहब, सर ये जो आज एक हादसा हुआ है मस्तूंग में, गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान इस किस्म के 3 हादसे, और आज होने वाले हादसे की जो शिद्दत है वो आप भी जानते हैं, 120 प्लस अफराद की जानें इस वक्त जा चुकी हैं। सर आपके ख्याल में इस किस्म के हालात में बलूचिस्तान में इलेक्शंस का, इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है, या वो जो सरफराज भुट्टी साहब ने खदशात का इजहार किया था, आपके ख्याल में हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारे हुकूमत ने उन खदशात को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता इस किस्म का एक हादसा दरपेश हुआ है? क्या हुआ क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने शुरू में ब्रीफिंग दी थी हुकूमत को और जर्नलिस्ट वगैरह को, तो उन्होंने उस वक्त, आपको याद होगा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें ये इत्तलात हैं कि इलेक्शन को डिसरप्ट करने के लिए, इलेक्शन को खराब करने के लिए या ख़त्म कराने के लिए बाहर से बैरूनी कुव्वतें इसमें दहशतगर्दी करवाएंगे, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया था और बलूचिस्तान में ख़तरा है। तो बलूचिस्तान में काफ़ी सारे इनके फैसिलिटेटर वगैरह पकड़े तो गए हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो रह जाता है वो फिर इस तरह का वाक़या होता है। लेकिन असल ये है कि कोई वाक़या भी होना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया लाज़मी बात है कि उससे इलेक्शन कैंपेन पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी मोहतात रहें और अपने जितने भी जलसे जुलूस करने हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके करें, और उसके साथ साथ ये जरूरी है कि ये अपने भी रजाकार जो हैं उनको ब्रीफ करके तो उनको भी साथ रखें ताकि मशकूक लोगों को वो पकड़ सकें या निकाल सकें। फिर आपको याद होगा कि 2013 में जितने जलसे जुलूस इलेक्शन के सिलसिले में होते थे, वॉक थ्रू गेट्स भी लोग लगा लेते थे और उनमें से गुजारा जाता था, वो सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करेंगी अगर लोग कोऑर्डिनेट कर लें। तो ये हमें समझना चाहिए कि बहुत नॉर्मल थे हालात, लेकिन दुश्मन फिर दर पे है और हमें अपने जो एहतियाती तदाबीरें थी उनको छोड़ना नहीं चाहिए। सर ये मुझे बताइए, सिक्योरिटी पर तो हमने फौरन, मैंने भी उंगली उठा दी और कोई भी आम नाक़िद जो है वो ये काम आसानी से कर सकता है, लेकिन आपके ख्याल में ये जो हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं बलूचिस्तान में, जो हमारा विफाक है, जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही हैं, आपके ख्याल में जो उनकी नाक के नीचे ये खेल खेला जाता रहा है पुअर गवर्नेंस का, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को सेहत आमा की सहूलियात मुयस्सर नहीं है, खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का हादसा हो जाए तो मरीजों को रेस्क्यू करने की कोई बाकायदा कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके ख्याल में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कोस करके हमारा फर्ज पूरा हो सकता है या हमें अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा? सिविलियन सुप्रीमेसी का दावा तो हम सब करते हैं, उसके ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन ये जो सिविलियंस हैं इनकी जो हरकत है इस हवाले से आपके ख्याल में ये तसल्ली बख्श है? देखिए, जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, मैं वहां पे खुद भी जीओसी रहा हूँ, वहां बड़ा पैसे का बड़ा चक्कर और करप्शन बहुत ज्यादा है और डेवलपमेंट के पैसे मिलते हैं लेकिन उतना खर्चा होता नहीं, डेवलपमेंट की नहीं जाती इतनी, वो इश्यूज तो बिल्कुल मौजूद हैं।
लेकिन इस वक्त हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें कमजोर हैं, क्योंकि ये आर्जी हुकूमतें हैं जो कि हमने केयर टेकर्स की शक्ल में लगाई और इनमें तजर्बाकार लोग नहीं है। कोशिश यही थी कि न्यूट्रल लोग लगाए जाएं, लेकिन इनमें वो लोग नहीं हैं जिनको सिक्योरिटी का तजर्बा हो या वो इन चीजों को मैनेज कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा एक इस वक्त एक आप कह लीजिए कि डायलेमा है कि इस वक्त आपके पास वो सेटअप नहीं है जो अमूमी तौर पे एक परमानेंट सेटअप होता है। अभी इलेक्शन से पहले यानी भी अभी चंद दिन पहले तमाम मुल्क में पुलिस ऑफिसर जो है उनकी तब्दीलियां की गई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इतराज कर रही थी कि ये तीसरी गवर्नमेंट अपने अपने चहेते लगा गई हैं, तो वो उनको उठा के एक सूबे से दूसरे सूबे, दूसरे से तीसरे, इसी तरह जो तब्दीली की गई है वो ब्यूरोक्रेट्स की भी की गई है और ये लोग अभी अपने इलाकों में सेटल्ड नहीं है। सर कथा कलामी के लिए मैं गुंजाइश निकालता हूं, मेरे साथ सैफान खान भी मौजूद है, मेरे को एंकर, वो मेरे ख्याल है आपसे कुछ पूछना जरूर चाह रहे हैं। सैफान, क्या पूछना चाह रहे हैं? बड़े अहम सवाल आपने किए हैं और जनरल साहब ने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनरल साहब ये अभी थोड़ी देर कबल ISPR ने भी एक ट्वीट किया, आर्मी चीफ के हवाले से पैगाम आया और उस पैगाम में चंद अल्फाज हैं, उन्होंने जो कुछ फोर्सेस का जिक्र किया है और उसमें कहा है जी कि दे वांट टू डीरेल द इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक एक्टिविटी। अब सर ये जो ममासलत आपको कोई नजर आती है नवाज शरीफ साहब की वापसी में, क्योंकि बहुत से शुबे ये जाहिर किए जा रहे हैं कि कुछ आलमी कुव्वतें नवाज शरीफ साहब के पीछे हैं और फिर उसी के साथ आज इमरान खान साहब ने भी हिंट किया है कि दहशतगर्दी के वाकयात उस वक्त शुरू हो जाते हैं जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है। तो आज ये बलूचिस्तान के वाकयात, जो लोग इलेक्शन को सबोताज करना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी, इमरान खान साहब का ये मैसेज और ये सब चीजें, ये इंटरलिंक्ड है क्या जनरल साहब? देखिए ये चीज तो मतलब इससे तो बहस है ही नहीं। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा दुश्मन का नैरेटिव जो है वो प्रमोट किया। आप देख लीजिए कि किस तरह वकालत उन्होंने की बॉम्बे के अटैक के मामले में, ये कुछ दिन पहले, और डॉन लीक्स उससे पहले थी, वो इंडिया और अमेरिका वगैरह के नैरेटिव था। अब कह दिया कि जी बॉम्बे का अटैक जो है वो पाकिस्तान क्यों भेजता है लोग वहां पे, और फिर ये भी कह दिया कि पाकिस्तान मुकदमा क्यों नहीं चला रहा, मुकदमा खत्म क्यों नहीं हो रहा। फिर उनके अपने ही इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा कि जी मुकदमा तो इसलिए नहीं चल रहा कि इंडिया हमें सबूत नहीं भेज रहा। तो आप देखिए, और फिर आप देखिए बरतानिया में, लंदन में, नहीं ये तो मेरे सारे बयान रवाना होने से पहले जैसा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर मैं सॉरी आपको कथा कलामी कर रहा हूं, लेकिन ये बयान तो हमने सुने हैं, ये बयान उनके साथ जो लोग हैं जैसे इरफान सिद्दीकी, परवेज रशीद, ये उनसे कहलवाते हैं या फिर ये कोई कुव्वत है जो उनको सपोर्ट कर रही है जिसकी बुनियाद पर वो ये बयान देते हैं? आपको लगता है क्या है इस बारे में? इंडिया की और इन लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बरतानिया से रवानगी से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने खासतौर पे कहा कि जी मैं चूंकि इंडिया, मुझे सजा दी जा रही है इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की वजह से। अच्छा सर, यहाँ मैं एक और सवाल पूछने की जिसारत करूंगा। सवाल जरा थोड़ा सा सख्त है, उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब भी उन बहुत सारे सियासतदानों में से एक है ना जो फौज के गमले में, उसकी नर्सरी में परवान चढ़े। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये नहीं सोचा जाता है कि जिस पर हम इतना वक्त, इतना सरमाया लगा रहे हैं, कल को अगर ये बागी हो गया और इसकी जुबान दराजी इतनी ही बढ़ गई जितनी आज नवाज शरीफ साहब की खुदा न खास्ता बढ़ी है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर टैकल क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए बात यह है कि जब भी इस मुल्क में माशाल्लाह लगा है, तो उस वक्त आपने उस वक्त के जो आपको सूझबूझ वाले सियाने लोग मिल गए या जो जिन्होंने आपका साथ निभाया, आपने उनको शामिल कर लिया। लेकिन वो फिर जब उनके अपने मुफादात सामने आते हैं तो वो फिर कुछ नहीं देखते। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी यही किया था, अयूब खान के खिलाफ मुहिम शुरू की, 8 साल तो अयूब खान के साथ ही गुजारे थे, आखिरी 2 सालों में मुहिम शुरू कर दी। ये नवाज शरीफ साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब ने तो बल्कि पूरा दौर ज़ियाउल हक साहब का साथ गुजारा और बाद में तकरीरें की कि मैं ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करने के लिए आया हूँ। तो वो तो आप देख लीजिए ना कि ये वो लोग हैं जो अपने जाती मुफादात के लिए हर चीज को इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो है, लेकिन साथ साथ आपके ख्याल में अगर मैं वन लाइनर पूछूं तो इदारों की भी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हैं कि वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि अगर कल को ये मोहरा हमारे हाथ से निकला तो फिर क्या होगा? वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कैलकुलेशन की मिस्टेक, लेकिन ये चीज भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये माशाल्लाह वगैरह लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये लगता है तो फिर आपको हर तरह के लोग, अब आप देख लीजिए कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब क्यू लीग बनी तो उसमें नैब को भी इस्तेमाल किया लोगों को कोर्स करने के लिए, उनको साथ मिलाने के लिए। फिर उसमें बड़े करप्ट लोग भी, आप फैसल सालेहात थे और थे जिन पे मुकदमा थे, वो जल्दी जल्दी मिल गए अपनी खाल बचाने के लिए।
तो मेरा ख्याल है कि ये सारा प्रोसेस ही गलत है, इसमें उलझना नहीं चाहिए। गॉट योर पॉइंट सर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मौज़ूआत का अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन थी नवाज शरीफ साहब की अराइवल के सिलसिले में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मस्तूम सानहे ने तमाम चीज़ों को उथल पुथल कर दिया, इसलिए हमें भी अपने कंटेंट लाइन को चेंज करना पड़ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के साबिक़ सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आज जो इस किस्म का अंदोनाक वाक़या पेश आया है, उसके बाद फिर तमाम तर वजाहतें और उसके बाद मजम्मतों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। आपके ख्याल में महज मजम्मत कर देना काफ़ी है? इस किस्म की प्रेडिक्शन जो पहले भी की गई थी और आपने भी कुछ इसी किस्म का इंदिया दिया था कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कोई खूनरेज़ी हो सकती है, आपकी बात को उस वक्त सीरियसली नहीं लिया गया था मुतल्लिका इदारों या गवर्नमेंट की जानिब से, या कुछ कमी रह गई थी जिसका फ़ायदा उठाकर दुश्मन ने इतना कारी वार किया है, जिसके बाद अब ऐसा लगता है, ऐसा शायद हो सकता है कि अब हम इंतखाबात का या कम अज कम सूबा इंतखाबात का बोझ ना उठा पाए? क्या कहेंगे सर? देखिए अरफीन साहब, क्योंकि ये जो आपने जिस तरह आपने इनिशियल में कहा है, मैं एक दोस्त से, एक बड़े भाई से महरूम हूँ, तो मेरा दिल बड़ा दुखी है आज। और बात आपकी दुरुस्त है कि इतला भी थी और ये जंग कुछ इस किस्म की है कि ये बड़ी समझने की ज़रूरत है इस जंग को। और अभी क्योंकि इनिशियल, और मैं तो गवर्नमेंट में अभी नहीं हूँ ना, मुझे पता है कि इंसिडेंट की क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, तो बज़ाहिर जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे हम देख रहे हैं कि एक सुसाइडल अटैक था, तो किस तरह उसको अवॉइड किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बीइंग होम मिनिस्टर हमें ये पता है कि जब हमारी गवर्नमेंट चली गई तो जितने नोटेबल्स थे उन सब से सिक्योरिटी वापस ले ली गई सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर्स पे। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि ये सिक्योरिटी वापस ले लें, अब सिराज रईसानी साहब हैं या आज मेरी ज़ात है, कोई एक बंदा भी नहीं है सिक्योरिटी पर्सनल जो हमें प्रोटेक्ट करे, तो जाहिर है फिर इस तरह के इंसिडेंट्स को वो नहीं किया जा सकता है। और जब ऐसे हालत में कि बलूचिस्तान फ्रंट लाइन पे हो दहशतगर्दी के, और अफगानिस्तान बॉर्डर आपका बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया हो, वहाँ पर रिसेंटली मुल्ला फजलुल्लाह की ड्रोन हमले में हलाकत हो, ये सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है हमेशा। तो अब कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ही आपको बेहतर बता सकता है। सर, आपकी टोन भी काफ़ी डाउन लग रही है, मुझे अंदाज़ा है कि क्या गुजर रही होगी इस वक्त। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, और उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने अपना आज खो दिया है। लेकिन सर, मुझे अगर थोड़ा सा आप बता सकें तो बड़ी इनायत होगी। हमारा मीडिया जो है, सुबह से हम नवाज शरीफ साहब को कवर कर रहे हैं, और उनकी वापसी के बाद उनकी गिरफ्तारी और फिर उनकी जेल जाने को, आपके ख्याल में हमने कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है मीडिया ने बावजूद, या मस्तूम सानेहा इतना गैर अहम खुदा न खास्ता वाक़या था कि मीडिया उस तरह से इसको हाईलाइट नहीं कर सका जिस तरह से इस वाक़े को हाईलाइट किया जाना चाहिए था? आपने शायद मेरा ट्विटर अकाउंट देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी की थी इस सिलसिले में, और वो यही था कि मतलब दिस इज शेमलेस एक्ट कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किस तरीके से पड़ा हुआ है, उसके पीछे एक मैं हैरान होता हूँ कि ये इधर पाकिस्तान पे हमला किया गया है और पाकिस्तान पे एक फ्रंट पे हमला नहीं किया जा रहा है। फिर आप केपी में देखें कि वहाँ हारून बिलोर साहब की शहादत हुई है, आज फिर इधर रईसानी साहब की शहादत हुई है, तो ये पाकिस्तान फिर इलेक्शंस पे हम जा रहे हैं। ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग की इब्तिदा ना कर दी गई हो और उस जंग को पीक पे ना ले जाने की साजिश हो, इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम पूरा दिन सारी मेन स्ट्रीम चैनल्स लगे हुए हैं कि अभी वो जहाज से उतरे हैं, अभी वो जहाज पे बैठे हैं, ये पहना हुआ है, ये नहीं पहना हुआ। दिस इज समथिंग अ वेरी रिडिकुलस एंड शेमलेस एक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सर, मेरे साथ मौजूद है सैफान खान, वो आपसे यकीनन कुछ पूछना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो आपसे कुछ पूछ पाएंगे, मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से रवाना होते हुए ये कहा था कि मुझे इंडिया से दोस्ती की सजा भी दी जा रही है, अमन कायम करने की सजा भी दी जा रही है, और जब इस किस्म का कोई वाकया होता है खुसूसन बलूचिस्तान में, तो मुझ जैसे कुछ कम अकलों की न जाने क्यों निगाहें इंडिया की तरफ उठ जाती हैं। आपके ख्याल में कोई दोनों में कनेक्शन वाकई है या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? देखिए, बाजार जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि जब यहाँ पर
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या कोई इस तरह का इवेंट बड़ा होना होता है जो खास तौर पे नवाज शरीफ रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे टेंशन हो जाती है, कहीं बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं और होते हैं। अब जाहिर है ये तो मफरूजों पे बात की जा सकती है, लेकिन एविडेंस के साथ तो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग बेहतर बता सकते हैं। जब हम गवर्नमेंट में थे तो जो चीज आती थी हम फौरन मीडिया के साथ शेयर करते थे ताकि कौम को पता चले कि असल सूरत हाल क्या है। ये जो हम रॉ और एनडीएस का पिछले 5 साल 10 साल से, जब इनफैक्ट 7-8 साल से जब कोई भी नहीं लेता था, तो हम क्यों इनका नाम लेते थे? हम यही कह रहे हैं कि भाई ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, इस वॉर को समझने की कोशिश की जाए और इसका काउंटर इंटेलिजेंस ही हो सकते हैं। तो प्रॉक्सी वॉर हम पर मुसलत की जा चुकी है। पहले किसी जमाने में ये कॉवर्टली थी, अब ये ओवरटली हो गई। अब यानी कि दुनिया के सामने मोदी बता चुका है कि हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो व्हाट एल्स लेफ्ट? अब कम से कम नेशन को किसी ड्यूल माइंडसेट में नहीं होना चाहिए। सबको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान पे हमले हैं और बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज है, उसकी वजह से बलूचिस्तान टारगेट है। राइट। सैफान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सरफराज साहब? क्योंकि जो आपने बात अभी आखिर में की है ना भारत वाली, ये बिल्कुल दुरुस्त इस पॉलिसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक पिक्चर आपने ये भी ट्वीट की थी सिराज रईसानी साहब की, जिसमें भारत के झंडे के ऊपर वो खड़े हुए थे। तो सर ये सिराज रईसानी की शख्सियत आपके दोस्त भी रहे, आपने कहा कि बड़े भाई, आपके भाई की हैसियत से आपको अफसोस हो रहा है उनके लिए, तो ये उनका जो जिस तरह वो खुलकर भारत के खिलाफ बात कर रहे थे, ये भी एक वजह बनी कि जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की वहां पर उन्होंने उनको टारगेट किया होगा, ये एक वजह हो सकती? अरे भाई देखिए, बलूचिस्तान का नैरेटिव मीर सिराज रईसानी से पहले 1-2 और सरफिरे बलूचिस्तान में रह गए हैं जो पाकिस्तान की नैरेटिव की बात करते हैं। पॉपुलर नैरेटिव, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं रहा है बदकिस्मती से, पॉपुलर नैरेटिव यही है कि जी खुदा ना खास जैसे कोई हकूक की लड़ाई है, कोई फेडरेशन, और भाई कोई हकूक वकूक की जंग नहीं है। ये इंडियंस ने आप पर एक प्रॉक्सी छोड़ी हुई है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। क्वेटा की खबर बड़ी है, सीपेक यहाँ से गुजर रहा है, बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज हैं, ए एरियाज, बी एरियाज, फिर वीक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत सारे रीजन। इलेक्शंस आपको होते हुए नजर आ रहे हैं पहली बात, और उसके लिए अगर होते हुए नजर आ रहे हैं तो वो कौन से मेजर्स हैं जो आप चाहते हैं निगरान हुकूमत को लेने चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता जो 48 घंटे में पिछले हम पे गुजरे पाकिस्तान पे, ये आगे ना होने चाहिए पहले तो, और अगर हो तो किस तरह हो? आप ये सोचें कि प्लान क्या है। प्लान ये है कि खुदा ना खास्ता किसी भी प्रोविंस के 20 से 30 या 10 से 12 खुदा ना खास्ता कैंडिडेट मार दिए जाएं ताकि ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो मैं समझता हूं कि निगरान हुकूमत को सबसे पहले तो उन लोगों का जो वनरेबल है, जिनका एक स्टैंस रहा है कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स के खिलाफ, जो खुलेआम चैलेंज करते हैं कि ये तालिबान नहीं है, ये मुर्दार जालिमान है, जो खुलेआम ये कहते हैं कि ये लश्कर जंगवी जो है जंग में काफिर नहीं है, शिया क्वेटा में आके काफिर हो जाता है, ये सारे दहशतगर्द हैं, चाहे वो बीएलए है, चाहे वो बीआरए है, ये सब मासूम लोगों के कातिल हैं। जिन लोगों का इस तरह का नैरेटिव है, कम से कम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, बाद में मुज़म्मतें करें, हम उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे दे दें और अफसोस करते फिरें और फिर सब कहें कि पाकिस्तान एक पेट्रियोटिक से महरूम हो गए। जो 2-4 बच गए उनको भी फिर मरवा के उसके बाद ही ख्याल आएगा कि इन लोगों को सिक्योरिटी देनी है। सर ये मुझे बताइएगा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये मुझे बताइएगा, ये जो सिक्योरिटी वापस लेने का सिलसिला गुज़िश्ता दिनों चल निकला है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, आपके ख्याल में ये किस किस्म की मुआवनत फराहम कर रहा है, किस किस्म की मुश्किलात खड़ी कर रहा है उन तमाम नोटेबल्स के लिए जिनका जिक्र आप कर रहे थे? 2 चीजें इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, दूसरा हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं। पता नहीं फॉर व्हाट उनको एक प्रोफेशनल किस्म की जेलसी है जो मैंने फील किया 5 साल में पॉलिटिशियंस के साथ, और उनको वो मौका चाहिए था, वो पुलिस ऑफिसर्स को, वो सेक्रेटरीज को, कि कोई इस तरह का बहाना बना के, हालांकि इन सबको पता है कि लोग कौन कौन लोग वनरेबल हैं, किन किन लोगों का क्या पोजीशन रही है, क्या नैरेटिव रहा है, क्या बयानिया रहा है, उसके बावजूद आप देखें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे खुदा की कसम पाकिस्तान पे मेरी जान कुर्बान, मेरी औकात ही नहीं है, पाकिस्तान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे पाकिस्तान पे कुर्बान, लेकिन बात इतनी है कि मैं एक्स होम मिनिस्टर रहकर आज मेरे साथ एक बंदा भी सिक्योरिटी का नहीं है, तो ये किस तरह से वो होगा? या तो अब अपने लाओ लश्कर लेके चले, तो वो सोशल मीडिया पीछे पड़ जाता है कि बंदूकों वाले इनके साथ फिर रहे हैं, तो जाएं कहाँ? मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं सर, वाकई कुछ ज्यादती तो हुई है किसी न किसी तरफ से, इसका अहाता करेंगे। यहाँ नाजरीन वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से होंगे तो कुछ और मौजूदात पर आपसे गुफ्तगू करेंगे।
इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं नाजरीन। मेरे साथ मौजूद हैं सैफान खान। पूरा दिन हम नवाज शरीफ साहब की अराइवल और उनकी गिरफ्तारी के ऊपर बात करते रहे। बस अब गुफ्तगू को समेटते हुए कुछ दो तीन मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करने की कोशिश करूँगा। नवाज शरीफ साहब के अराइवल पर इमरान खान साहब ने जो फप्तियाँ कसी हैं और शहबाज शरीफ साहब को जो वार्निंग्स दी हैं वो ज़रा कुछ ऑब्जेक्शनेबल सी लगी मुझे। फरमाते हैं इमरान खान साहब कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाने वालों और गधों में कोई फ़र्क नहीं। एक और कंट्रोवर्सी इमरान खान साहब ने मोल ले ली है। जाहिर है कि कंट्रोवर्सी मोल लेने में इमरान खान साहब भी दीगर रहनुमाओं से पीछे नहीं है। बिलावल साहब फरमाते हैं यू टर्न खान ने अस्पताल बनाया ना यूनिवर्सिटी, कहता है पाकिस्तान बदलूंगा। नमल यूनिवर्सिटी फिर किसने बनाया? मेरे ख्याल है ये बिलावल साहब से पूछना पड़ेगा। एक और भप्ती कसी शहबाज शरीफ साहब ने, फरमाते हैं पेट काट कर डैम बनाएंगे। ये पूछना पड़ेगा कि 10 साल तक ये हमारा पेट क्यों काटते रहे, अपने पेट का अगर इनको ध्यान था। तीनों मौज़ूआत हैं मुख्तलिफ जो है थॉट प्रोसेसेस के तहत। सैफान खान सर ये मुझे बताइएगा आप, ये 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं या एक ही बात है जो मुख्तलिफ पैरहन में पेश की गई है? नहीं, ये तो तीनों इस पर जो है एक दूसरे की नाअहलियां गिनवा रहे हैं और ये इलेक्शन में होता है, बल्कि पूरे 5 साल ही हमने देखा यही होता है कि उसने ये नहीं किया, मैंने ये किया, या मैंने किया तो वो नहीं किया। अगर बिलावल साहब इमरान खान को कहते हैं कि आपने एज गवर्नमेंट ऑफ केपी के कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तो यहाँ सिंध में कितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज बने हैं इसका हमें सबको अंदाजा है। इसी तरह अगर शहबाज शरीफ साहब, वो तो तुर्की और क्या क्या मिसालें देते पंजाब को बनाने की, वो सारी भी हमने देख ली थी जब लाहौर में अभी रिसेंटली बारिशें हुई थी और इतनी शदीद बारिशों के बाद जो लाहौर में रोडों पे शगाफ पड़े, तो वो तमाम जो गवर्नेंस का नैरेटिव था, डेवलपमेंट का नैरेटिव था, बुरी तरह वो बेनकाब हो चुका था। और अभी लेकिन जो पॉलिटिकली अगर बात करें तो सुना यह कि कुछ देर बाद शायद शहबाज शरीफ साहब धर्मपुरा से जो रैली की वो क़यादत कर रहे थे, क्योंकि ये बार बार अभी सोशल मीडिया पर भी और दीगर लोग भी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर शहबाज शरीफ गए कहाँ, वो एयरपोर्ट पहुंचे क्यों नहीं अपने भाई के पास लाखों लोग लेकर, तो वो रास्ते में किधर रुक गए थे। तो वो शायद सुन रहे हैं जी कि धर्मपुरा में या लाहौर के किसी इलाके में वो जाकर खिताब करेंगे कारकुनों से, तो उनकी रैली अभी वहां तक नहीं पहुंच सकी है। लेकिन ये जो शुरू से हम बात कर रहे थे कि केयरटेकर सेटअप का नाकिस इकदाम, यानी जिस तरह से आज रुकावटें खड़ी करी गई, अगर रुकावटें नहीं खड़ी करते, लोग इतने ही रहते, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग भी होते, लेकिन कम से कम इनके पास ये बहाना ना होता कि हमें रुकावटें खड़ी करी थी इसलिए लाखों लोग आ नहीं सके, ये बहाना ना रहता। ये रुकावटें ना होती, ये जाते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ साहब उसी तरह अरेस्ट होते जब उनसे कहा जाता है कि आप अंडर अरेस्ट है, आप अंडर कस्टडी हैं, गाड़ियां बैठे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, हम आपको जेल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये लोग कुछ नहीं कर पाते और ये बहाना भी खत्म हो जाता कि हमें रोका गया था या हम पर रुकावट खड़ी करी गई थी। तो मेरा ख्याल है ये इस नाकिस या मिस कैलकुलेशन कहें या क्या कहें, इसकी वजह से इनको एक नैरेटिव मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा, जिस बहाने की बुनियाद पर ये आगे बोलते रहेंगे कि जी हमें रुकावट हुई और ये हुआ और दूसरा वो एक और चीज सैफान, ये सियासत में शाइस्तगी का अंसर भी अब मफकूद होता चला जा रहा है। फिर बुग़्ज़ मुआविया निकालने वाली जो बात है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, हुब्बे अली में बात करो, बुग़्ज़ मुआविया में नहीं। लंदन में अब जो कल रात को एपिसोड हुई मियाँ साहब के पोते और नवासे वाली, मुख्तलिफ चैनल्स पर मैं देख रहा था कि बार बार वो एक ही बात को रट रहे थे। एंकरान कराम खुसूसी तौर पर ट्विस्ट करके बातों को घुमा फिरा के लेके आ रहे थे कि मुजरिम नवाज शरीफ, जो बाकायदा मैंने पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ, मुजरिम नवाज शरीफ के पोतों और नवासों की बदमाशी, इस तरह के जो है वो नाजेबा कलिमात जो है वो बाकायदा ऑन एयर भी हुए। आपके ख्याल में ये हुब्बे अली और बुग़्ज़ मुआविया वाला जो एलिमेंट था, ये यहाँ कुछ महसूस हो रहा था या यहाँ पर भी मैं ही गलत हूँ? नहीं, ये तो नवाज शरीफ साहब के जो पोते और नवासे के साथ हुआ है, तो वो तो गुस्से के अंदर उनसे कुछ कमेंट्स पास किए गए, उन्होंने अपनी इस वक्त रिएक्शन शो किया, बहुत से लोगों ने जस्टिफाई भी किया जी क्योंकि उनको गाली दी गई या उनके खानदानों कहा गया तो इसलिए उनकी जानिब से हुआ। लेकिन सवाल ये इस वक्त आफीन, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ की बात है, अगर वहां पर किसी को कोई मुक्का भी मार दे लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर, तो वो गिरफ्तार होता है। यहाँ खुश हमें जब होना चाहिए था कि अगर जुनैद सफदर या मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो या कोई भी XYZ जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, यहां किसी को थप्पड़ मारे, यहां किसी को मुक्का मारे और फिर वो गिरफ्तार हो तशद्दुद के केस में,
तो फिर हमें खुशी उस वक्त होती कि हाँ जी के यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इस हद तक आ गया कि बड़े बड़े लोग जो हैं थप्पड़, या हमें याद है शहबाज शरीफ साहब के दामाद पर एक केस बना था, बेकरी में तशद्दुद का केस बन गया था। तो वो क्या हुआ था उसके बाद? कुछ नहीं। तो यहाँ पर तो सबके दामाद भी हैं, बेटे भी हैं, फिर बेटियां, और फिर वो क्या क्या करते हैं, किस तरह से तशद्दुद और क्या क्या होता रहता है, केस ही बनते हैं और फिर उसमें ना प्रोसिक्यूशन कुछ कर पाती है, ना विटनेसेस कुछ बोल पाते हैं उनके डर के आगे। तो वो दिन पाकिस्तान में कब आएगा? मैं तो ये सोच रहा था कि जब जुनैद सफदर अगर वहां पे उसने किसी को मुक्का मारा था और गिरफ्तार हुआ, तो यहां कोई मुक्का मारने या थप्पड़ मारने पर यहां पर किसी को उस वक्त अरेस्ट करके कानून हरकत में आएगा। ये दिन आएगा तो उस दिन सही मायनों में पुरमसरत होंगे, खुश होंगे कि आखिरकार ये दिन आया पाकिस्तान में। खुश ख्वाब हैं जिनकी किस्मत में ताबीर होना नहीं होता। दूसरा, एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, खुशफहमी और गलतफहमी दोनों लाइलाज अमराज हैं। बेहतर है कि आदमी इन दोनों चीज़ों से परहेज करे, सेहत भी अच्छी रहेगी और सियासत से दिल भी नहीं उबेगा। नाजरीन, ये थे सैफान खान साहब अपनी हसरतों का इजहार फरमाते हुए। फरीहा इदरीस हमारी एंकर, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। फरीहा, अस्सलाम वालेकुम। फरीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से है। थक गई होंगी आप, आपकी थकन का मुझे बखूबी एहसास है, लेकिन पूरे दिन की एक्टिविटी को अगर आप सम अप करें, बताएं जरा क्या माहौल देख रही हैं इस वक्त और आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि हमारी आखिरी दफा जब आपसे बात हुई थी तो हम प्लेन बोर्ड कर रहे थे और अब मौका मिला है तो मैं आपको सारी सूरत हाल वहां पे बता दूं कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरेस्ट हो जाएंगे मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा, लेकिन मीडिया का ख्याल ये था कि उनसे एक्सेस मिलेगा, बात करने की इजाजत मिलेगी। लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ बिजनेस क्लास में थे और मीडिया के लोग हम समेत इकॉनमी में थे, हमने बड़ी गुजारिशें की इरफान सिद्दीकी साहब से भी, उनके साथ जो दीगर लोग थे, कि मियां साहब अगर थोड़ी देर के लिए इकॉनमी में आ जाए तो हम उनके तासुरात ले लेते हैं, मगर वो नहीं आए आखिरी वक्त तक। कुछ सिलेक्टेड मीडिया था जो उनके साथ बिजनेस क्लास में था, जिनको उनके पास एक्सेस था, हम लोगों को ये एक्सेस नहीं मिल सका। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, इत्तेहाद एयरवेज में आज काफी ज्यादा बदनज़मी हमें नजर आई, क्योंकि मीडिया के लोग कोशिश कर रहे थे कि वो उधर चले जाएं बिजनेस क्लास में, मगर वहां पर 2 सिक्योरिटी के एहलकारान जो कि गैर मुल्की थे वो तैनात थे 2 दरवाजों पर, और वो सख्ती से बड़े प्रोफेशनल अंदाज में किसी को भी उन्होंने जाने नहीं दिया। तो इसलिए जो इकोनॉमी क्लास के जर्नलिस्ट थे वो वहां तक नहीं जा सके, जिससे वो थोड़े से नाराज हुए। फिर जब उसने तकरीबन जिस वक्त जहाज लैंड किया तो हाथापाई तक भी नौबत पहुंची। पीएमएलएन के कुछ वर्कर थे, उन्होंने खड़े होकर फिर नारे लगाए और मियां साहब के हक में नारे लगाए, मीडिया ने नारे लगाए कि मियां साहब बाहर आ जाए। तो काफी तमाशा होता रहा, लेकिन जो हमें हैरत इस बात हुई कि मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि वो एक नजरिया लेकर निकले हैं और अवाम में जा रहे हैं, मगर इकोनॉमी की अवाम के पास तो वो आई नहीं। और जो हमें इंसाइट बताई गई तो ये कि ये उनको एडवाइस की थी कि वो इकोनॉमी में इसलिए ना जाए कि ये ना हो कि उनके कोई मुखालिफिन वहाँ पर बैठे हो और वो कोई नारा ऐसा लगा दे, मसलन चोर कह दें या कुछ और कह दें जो बड़ा नाजेबा लगेगा। तो इस डर से वो नहीं आए इकोनॉमी में और सिर्फ वही मीडिया। तो आप ये मुझे बताइए, ये बिजनेस क्लास से इकोनॉमी का सफर तो तय हुआ नहीं, और कल वो कह रहे थे कि अब फांसी चढ़ाओ या जेल भेजो, मैं तो आ रहा हूं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ये आधे ही बन पाए, मतलब पूरी मुजाहिदाना सिफात पैदा नहीं हो पाई अभी तक। दूसरी कोशिश करती हूँ कि हम बहुत ज्यादा जो है ऐसा ना कर दें जिससे किसी को लगे कि आप बहुत ज्यादा जो है शायद बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए, लेकिन मुझे आज बताना पड़ेगा आवाम को कि वहाँ पे हुआ क्या। ये जो इतना शोर मचा है कि आवाम साथ हैं, देखिए कोई मेन लीडरशिप नहीं थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ जहाज में बैठकर वापस आई हो। उनके जापान से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, एक यूजली इक्का दुक्का ऐसे लोग जिनको हम मतलब सभी लोग काबिल इज्जत है, लेकिन कोई मेजर लीडरशिप उनके साथ नहीं आई। और जो नारे लगा या 5 लोग थे टोटल, और उनके नारों के जवाब में भी मियां साहब नहीं आए। तो वी कहे थे कि पूरा जो समंदर है लोगों का वो हमें जहाज में नजर नहीं आया। जहाज की मुश्किल से मेरे से जिनकी आवाजें हमने सुनी है वो अगर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो 15 लोग होंगे। वो जो मीडिया, क्योंकि फरिया मेरे साथ सैफान भी मौजूद है, मेरे ख्याल है आपसे लाइन ही चली गई। ये लाइन का अक्सर ऐसा ही मसला होता है। सैफान, लाइन चली गई, अब लाइन को बुलाने के लिए क्या किया जाए? वाइंड अप मेरे ख्याल है कि कर दिया जाए।
सही बात है, लेकिन ये चश्म जो उन्होंने देखा, चश्मोशा हकायक हैं, ये इकोनॉमी में नहीं आ सके तो आगे जेल में क्या होगा इनके साथ? इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि कल ये ट्रांसमिशन न करनी पड़े, ताकि बार बार सरफराज बुख्ती साहब ने जैसे कि कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को बातों का बतंगड़ बना करके पेश। फरिया सैफान फरीहा इज ऑनलाइन। जी अच्छा फरिया, बस आप लोगों को आवाज आ रही है? जी फरिया, अगर आप तक आवाज आ रही तो ये जो आपको ये लगा कि ये विशफुल थिंकिंग थी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का फैसला, या आखिरी लम्हों में कोई खौफ की उनके अंदर था अलामत के मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे पता नहीं ख्वाब दिखाए गए थे, इरफान सिद्दीकी ने दिखाए थे या किसने दिखाए थे कि लाखों लोग आएंगे और ये होगा, और एंड में उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये तो सब खत्म, कोई आया ही नहीं और मैं अरेस्ट हो रहा हूँ। तो कोई उनके आसान खता या कोई शौक में थे या खुश थे जब गिरफ्तार हो रहे थे? क्या आपकी उनके, अगर आपने देखा हो तो कि आप मुस्कुराते हुए जेल चले जाएंगे, ऐसा कोई मंजर हो कहते ना कि देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ, वो देखते ही काफी देर तक नहीं कोशिश की। फरिया अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ वाइंड अप करने के लिए कॉल दे दी गई, आपकी आवाज़ भी पूरी तरह नहीं सुन पा रहे यहाँ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का, बल्कि हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी, सैफान खान, फरिया इदरीस और अब तक की पूरी टीम की जानिब से आपको अलविदा कहेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम के वक्त आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। नूरुल आरफीन सिद्दीकी, आमने सामने की टीम, अब तक की टीम, सैफान खान, हम सबको इजाज़त दीजिए। कल मुकर्रर वक्त पर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमान अल्लाह।